हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो के प्रीव्यू के साथ साथ इस वीक हुए इम्पैक्ट रेसलिंग के शो का रिव्यू भी करने वाले हैं, क्योंकि गाइज इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम फाइनली कह सकते हैं कि AEW ने भी इम्पैक्ट रेसलिंग को इन्वेट करना शुरू कर दिया है। तो अब इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर क्या हुआ और कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो की और जानते हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है और हमें क्या क्या चीजें कल के डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकती है। तो गाइज बहुत सारे हफ्तों बाद फाइनली कल का AEW का डायनामाइट शो एक नॉर्मल डायनामाइट शो होने वाला है। और कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है। और जो सबसे पहली चीज़ कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है मीरो और उनके नए बटलर चक टेलर की एक अनाउंसमेंट। और अगर आप फिनोल्फी फ्रॉड, किप सेबियन, चक टेलर और मीरो की राइवलरी को फॉलो कर रहे हैं तो गाइज आपको पता होगा कि लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो पर मीरो ने चक टेलर को एक नॉर्मल 1-on-1 मैच में हरा दिया था और उस मैच के कंडीशन के चलते चक टेलर को मीरो का नया बटलर बनना पड़ चुका था। और चक टेलर के मीरो का बटलर बनने के बाद बहुत ही जल्द AEW के डायनामाइट शो पर होने वाले फिनोल्फी फ्रॉड और किप सेबियन की वेडिंग के लिए मीरो और चक टेलर इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि चक टेलर और मीरो इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर फिनोल्फी फ्रॉड और किप सेबियन की वेडिंग के बारे में कुछ अपडेट देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो अपडेट क्या होगी ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन गाइज जो अगली चीज इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर लैला हैरिज फिनोल्फी फ्रॉड को फेस करने वाली है। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ओरिजिनली ये मैच नायला रोज वर्सेस लैला हैरिज होने वाला था, पर अगर आपने हमारी अपडेट्स की वीडियो फॉलो की है तो गाइज आपको पता होगा कि नायला रोज किसी ऐसे पर्सन के टच में आ चुकी है जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था, जिस वजह से नायला रोज इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर कम्पीट नहीं कर सकती। और यहाँ पर AEW ने नायला रोज की रिप्लेसमेंट के तौर पर फिनोल्फी फ्रॉड को लैला हैरिज के अगेंस्ट एक नॉर्मल 1-on-1 मैच में डाल दिया है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और ये मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो पर एकदम रैंडमली बुक किया है, जिस वजह से मुझे तो लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर ये मैच AEW ने अपने विमेंस डिवीजन से कोई फिलर के तौर पर ऐड किया है, जिस वजह से इस मैच के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए हम बात करते ही इस मैच के विनर की। और फिर एक बार ये मैच AEW के ऑफिशियल रेसलर वर्सेस एक लोकल टैलेंट के बीच में है, इसीलिए गाइज मुझे लगता है कि ये मैच फिनोल्फी फ्रॉड आराम से जीतने वाली है। पर इस मैच में ये भी देखना पड़ेगा कि लैला हैरिज फिनोल्फी फ्रॉड को किस तरीके की कंपटीशन देती है। पर गाइज अगली चीज जो इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है डार्बी एलन और स्टिंग का एक सेगमेंट, जहां पर इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर आकर स्टिंग डार्बी एलन को उनके TNT चैंपियनशिप के सक्सेसफुल डिफेंस के ऊपर कांग्रेचुलेट करने वाले हैं। और हम भी बहुत दिनों से देख रहे हैं कि स्टिंग किसी न किसी तरीके से डार्बी एलन के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार टीम टैज के हाथों डार्बी एलन को बचाने के बाद फाइनली स्टिंग ने लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर डार्बी एलन को उनका मैच जीतने के लिए मदद की थी। और इस मदद के बाद फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर स्टिंग डार्बी एलन को उनके सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस के ऊपर कांग्रेचुलेट करने वाले हैं, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर स्टिंग जब डार्बी एलन को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए कांग्रेचुलेट करेंगे तब प्रॉबेबली हमें डार्बी एलन स्टिंग को उनकी मदद ना करने के लिए कहते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत पहले से देख रहे हैं कि डार्बी एलन अकेले रहना पसंद करते हैं और यहाँ पर स्टिंग डार्बी एलन के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर डार्बी एलन स्टिंग को उनकी मदद नहीं करने के लिए कहते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर क्या पता हमें इस सेगमेंट में ये भी पता चल जाए कि स्टिंग डार्बी एलन की मदद क्यों कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर यह सेगमेंट एक मस्ट सी सेगमेंट है। लेकिन गाइज अगली चीज जो कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर कोडी पीटर एवलॉन को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए भी कोई बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो पर भी ये मैच एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर फिर भी अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मुझे लगता है कि कोडी रोड्स को पीटर एवलॉन के खिलाफ कोई मैच लड़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि गाइज आप पीटर एवलॉन को AEW कंपनी के कर्ट हॉकिंस कह सकते हैं,
जो कि अपने AEW करियर में काफ़ी सारे मैचेस हारते हैं। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर AEW कोडी और पीटर एवलॉन का मैच करवाकर इस मैच के थ्रू हमें आगे क्या स्टोरी लाइन दिखाने वाली है, क्योंकि एक तरफ कंपनी का एक बहुत ही बड़ा फेस है तो दूसरी तरफ एक कंपनी का बहुत ही बड़ा जॉबर। पर फाइनली पीटर एवलॉन को भी AEW के डायनामाइट शो पर शाइन करने का मौका मिलेगा। तो देखना पड़ेगा कि पीटर एवलॉन कितनी देर तक कोडी के सामने टिक पाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज मुझे लगता है कि आप भी गेस कर चुके होंगे कि इस मैच में कौन जीतेगा। और मुझे भी वही लगता है कि गाइज इस मैच में कोडी रोड्स पीटर एवलॉन को काफी आराम से हराते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर हमें देखना पड़ेगा कि ये मैच खत्म होने के बाद क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि AEW इतना बेकार मैच बिना किसी रीजन के अपने डायनामाइट शो पर बुक करेगी। तो मैं तो देखना चाहता हूँ कि ये मैच खत्म होने के बाद क्या होता है। लेकिन गाइज जो अगला मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है ब्रॉडी ली के बेटे ब्रॉडी ली जूनियर का बर्थडे सेलिब्रेशन मैच, जहां पर ब्रॉडी ली के बेटे ब्रॉडी ली जूनियर के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए AEW एडम हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर के एलेक्स रनर जॉन सिल्वर और कोल्ट कैबाना का मैच TH2 और केओस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट करवाने वाली है। और फिर एक बार अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए भी कोई बैक स्टोरी नहीं है। और ये मैच AEW ने अपने डायनामाइट शो पर ब्रॉडी ली के बेटे ब्रॉडी ली जूनियर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए ब्रॉडी ली जूनियर के कहने पर ही करवाया है। पर जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच एक देखने लायक मैच हो सकता है, क्योंकि इस मैच में सभी सुपरस्टार्स के पास AEW के डायनामाइट शो पर शाइन करने का एक काफी बड़ा मौका है, जिस मौके को मुझे नहीं लगता कि ये सुपरस्टार्स गंवाने वाले हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर ये मैच एक देखने लायक मैच हो सकता है। पर जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि एडम हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर मिलकर ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन एडम हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर के साथ में मिलकर ये मैच जीतने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि एडम हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर ज्वाइन करने के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि गाइज लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर एडम हैंगमैन पेज ने कहा था कि इस वीक का उनका मैच खत्म होने के बाद एडम हैंगमैन पेज उनका जवाब देने वाले हैं कि क्या हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर ज्वाइन करेंगे या नहीं। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के बाद एडम हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर ज्वाइन करते हैं या नहीं। लेकिन गाइज जो अगला मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली बुक किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी मिलकर टॉप फ्लाइट और मैट सैडल को फेस करने वाले हैं। और फिर एक बार अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है। और AEW ने ये मैच भी अपने डायनामाइट शो पर एकदम रैंडमली बुक किया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें इस मैच में कोई भी स्टोरी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमें इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स के बीच में आपस में ही कोई स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी के बीच में थोड़ी फार अनबन हो रही है। पर मैट हार्डी का कहना यह है कि मैट हार्डी जिस तरीके से प्राइवेट पार्टी के साथ पेश आ रहे हैं, वो आगे चलकर प्राइवेट पार्टी को काफी मदद करने वाला है। जो स्टोरी लाइन हमें मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी के बीच में कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। पर जहां तक बात है टॉप फ्लाइट और मैट सैडल की, तो गाइस टॉप फ्लाइट एक काफी बढ़िया हाई फ्लाइंग टीम है, और यहाँ पर टॉप फ्लाइट को मैट सैडल के साथ पेयर करना ये मुझे लगता है कि AEW की एक काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इस वजह से AEW के 3 काफी बढ़िया रेसलर्स एक ट्रियो में साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर आगे चलकर AEW इन तीनों ही सुपरस्टार्स को एक परमानेंट ट्रियो के तौर पर बिल्ड करती है, तो गाइज डेफिनेटली इन तीनों की ये ट्रियो काफी बढ़िया हाई फ्लाइट ट्रियो बन सकती है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पहली बार एक दूसरे के साथ टीम अप करने के बाद टॉप फ्लाइट और मैट सैडल के बीच में किस तरीके की कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस मैच के आखिर में मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में AEW मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी के स्टोरी लाइन में काफी ज्यादा इनपुट दे रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मैच मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी जीतने वाले हैं। पर गाइज जो अगला मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, जो कि प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट भी हो सकता है, वो है इनर सर्कल के सभी मेंबर्स के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच, जहां पर इनर सर्कल के सैंटाना और ओर्टिज, इनर सर्कल के सैमी गवेरा और जेक हेगर और इनर सर्कल के क्रिस जेरिको और MJF को एक नॉर्मल ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच में फेस करने वाले हैं। और अगर आप इनर सर्कल को फॉलो कर रहे होंगे तो गाइज आपको इस मैच की बैक स्टोरी पता होगी कि हाल ही के लेटेस्ट डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको ने कहा था कि क्रिस जेरिको और MJF आगे चलकर AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स को परस्यू करना चाहते हैं, जिस पर सैंटाना और ओर्टिज
ओर्टिज ने कहा था कि सैंटाना और ओर्टिज इनर सर्कल की एक परमानेंट टैग टीम है, तो फिर क्रिस जेरिको को सैंटाना और ओर्टिज को AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स को परस्यू करने देना चाहिए। जिसके ऊपर सैमी गवेरा ने भी कहा था कि क्रिस जेरिको ने सबसे पहले सैमी गवेरा के साथ टीम अप किया, उसके बाद जेक हेगर के साथ टीम अप किया और अब क्रिस जेरिको MJF के साथ टीम अप कर रहे हैं, जिस वजह से सैमी गवेरा फ्रस्ट्रेट होकर जेक हेगर के साथ मिलकर AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स को परस्यू करना चाहते हैं। और इसके ऊपर इनर सर्कल के अंदर आर्गुमेंट होने के बाद इनर सर्कल ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच ऑफिशियल किया है, जहां पर इनर सर्कल के सभी मेंबर्स एक दूसरे को फेस करने वाले हैं और जो कोई टैग टीम में मैच जीतेगी वो इनर सर्कल की एक परमानेंट टैग टीम बन जाएगी और वही टैग टीम आगे चलकर इनर सर्कल को रिप्रेजेंट करते हुए AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स को परस्यू करेगी। जिस तरीके की स्टोरी लाइन हमें इन सभी रेसलर में देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच एक देखने लायक मैच साबित हो सकता है और प्रॉबेबली हमें यहाँ पर इनर सर्कल के सभी मेंबर्स के बीच में काफी तगड़ी और काफी रियल फाइट देखने को मिल सकती है। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच इनर सर्कल के सैंटाना और ओर्टिज जीतने वाले हैं और वही आगे चलकर इनर सर्कल को AEW के टैग टीम डिवीजन में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज जो अगला सेगमेंट इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो ये है कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर आकर केनी ओमेगा और डॉन कैलिस मिलकर उनके AEW कंपनी में डोमिनेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि केनी ओमेगा इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर अपने और बुलेट क्लब के सभी रिलेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। पर गाइज जो आखिरी चीज इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है फॉर्मर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली का एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली हमें इंडिंग एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। पर यहाँ पर AEW ने जॉन मॉक्सली का अपोनेंट रिवील नहीं किया, जिस वजह से मुझे लगता है कि हर बार की तरह ही यहाँ पर जॉन मॉक्सली का अपोनेंट कोई जॉबर हो सकता है। जो बात अगर सच होती है तो यहाँ पर जॉन मॉक्सली इस मैच में अपने अपोनेंट को काफी आराम से हराने वाले हैं। पर इतनी ही चीजें हैं जो कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। पर इसके अलावा भी हमें कल के डायनामाइट शो पर कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि आगे चलकर हिकारू शिरा के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कौन चैलेंज करता है और यंग बक्स के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए भी आगे चलकर कौन चैलेंज करता है। जो बातें जानने के लिए तो आपको कल का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा जो कि कल सुबह हमारे चैनल पर आ जाएगा। पर गाइज जहां तक बात है इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो की तो गाइज इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग पर AEW सुपरस्टार्स ने कुछ ऐसा किया है जिससे कहना पड़ेगा कि फाइनली AEW सुपरस्टार्स ने भी इम्पैक्ट रेसलिंग को इन्वेट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि गाइज इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर जब गुड ब्रदर्स अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए अगले चैलेंजर्स के बारे में बात कर रहे थे तब यहाँ पर गुड ब्रदर्स को इंटरप्ट करने के लिए क्रिस सेबियन आ गए और यहाँ पर क्रिस सेबियन के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए पार्टनर के तौर पर फॉर्मर इम्पैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जेम्स स्टॉर्म ने अपना इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर कमबैक किया है, जिनके साथ मिलकर क्रिस सेबियन इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करना चाहते थे। और जब ये सुपरस्टार्स एक दूसरे के बीच में बात कर रहे थे तभी सरप्राइजिंगली हमें मैट हार्डी का थीम सॉन्ग सुनाई दिया और यहाँ पर मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी के साथ इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर आए और यहाँ पर मैट हार्डी ने इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर आकर कहा कि हाल फिलहाल में इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW की सिचुएशन के चलते मैट हार्डी इम्पैक्ट रेसलिंग पर आ सकते हैं और किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि मैट हार्डी ने इम्पैक्ट रेसलिंग को साल 2016 में बैंकरप्ट होने से बचाया था। लेकिन आगे बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि हाल फिलहाल में मैट हार्डी का AEW के डायनामाइट शो पर टॉप फ्लाइट और मैट सैडल के अगेंस्ट एक मैच होने वाला है। लेकिन अपने उस मैच से पहले मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी को एक वार्म अप करवाने के लिए इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर लेकर आए हैं और यहाँ पर मैट हार्डी चाहते हैं कि इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर प्राइवेट पार्टी का एक वार्म अप मैच हो जाए, जिसके ऊपर मैट हार्डी ने डायरेक्टली इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस गुड ब्रदर्स के अगेंस्ट उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए प्राइवेट पार्टी को एक मैच देने की बात की, जिसके ऊपर जेम्स टॉम और क्रिस सेबियन ने कहा कि मोटर सिटी मशीन गन्स फॉर्मर इम्पैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है, जिस वजह से इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच मांगने का अधिकार मोटर सिटी मशीन गन्स और जेम्स टॉम के पास है। जिसके ऊपर जेम्स टॉम को रिप्लाई देते हुए मैट हार्डी ने कहा कि क्यों ना इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर प्राइवेट पार्टी जेम्स टॉम और एलेक्स शैली के बीच में एक मैच हो जाए।
और जो कोई सुपरस्टार वो मैच जीतेगा वो आगे चलकर इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। जो बात जेम्स स्टॉर्म और क्रिस सेबियन ने मान ली और इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के मेन इवेंट के लिए क्रिस सेबियन, जेम्स स्टॉर्म और प्राइवेट पार्टी के बीच में एक मैच ऑफिशियल हो गया। पर इसके बाद हमें हर बार की तरह ही टोनी खान एक पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर देखने को मिले। पर सरप्राइजिंगली इस बार टोनी खान टोनी शिवानी के साथ नहीं बल्कि जेरी लिन के साथ किसी एरिना के बैकस्टेज में खड़े थे। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि हाल फिलहाल में इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस AEW कंपनी में काफी बार इन्वेट कर रहे हैं, इसीलिए इस बार प्राइवेट पार्टी को देखने के लिए टोनी खान खुद इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर आए हैं। और यहाँ पर टोनी खान रिंग साइड पर बैठकर प्राइवेट पार्टी और जेम्स स्टॉर्म और क्रिस सेबियन का मैच देखना चाहते हैं। जो बात कहकर AEW के डायनामाइट शो के कुछ मैचेस को प्रमोट करने के बाद टोनी खान और जेरी लिन इम्पैक्ट रेसलिंग शो के मेन इवेंट के दौरान रिंग साइड पर जाकर बैठ गए। और इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग के मेन इवेंट पर प्राइवेट पार्टी जेम्स स्टॉर्म और क्रिस सेबियन का मैच इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए हुआ। जो मैच तो काफी बढ़िया मैच था, लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो सरप्राइजिंगली एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद मैट हार्डी ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया। और जब रेफरी डिस्ट्रैक्ट थे तब जेरी लिन ने क्रिस सेबियन को प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपना फिनिशर नहीं लगाने दिया। और इसी का फायदा उठाकर प्राइवेट पार्टी ने क्रिस सेबियन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर क्रिस सेबियन को पिन कर ये मैच जीत लिया है। और अब प्राइवेट पार्टी इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बन चुकी है। जो कि देखा जाए तो AEW की तरफ से इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर काफी बढ़िया इनोवेशन था। पर इसके बाद इम्पैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस गुड ब्रदर्स बाहर आए और वो आकर प्राइवेट पार्टी के आमने सामने खड़े हो गए। और इसी तरह इस वीक का इम्पैक्ट रेसलिंग का शो खत्म हुआ। जो देखा जाए तो मेन पॉइंट्स के हिसाब से एक काफी बढ़िया शो था। और जहां तक बात है केनी ओमेगा की, तो गाइस इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर केनी ओमेगा नहीं आए। पर कहना पड़ेगा कि जो भी चीजें हमें इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग पर देखने को मिली है वो चीजें देखकर तो मजा ही आ गया। और अब देखना पड़ेगा कि क्या आगे चलकर प्राइवेट पार्टी इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनती है या नहीं। पर आपका इस सब के ऊपर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?